दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जेल वार्डन से संबंधित यहाँ पर मैराथन क्लास पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हिंदी, यूपी जीके और आपकी जीके जीएस का हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं। डेली क्लास आपकी चलती है, तो आप लोग डेली का डेली यहाँ पर टेस्ट लगाते चलिएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। जो लोग यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो है, जो कि आपके चंद बरदाई के द्वारा आपका रचित किया गया है। ये एक महाकाव्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आपका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखो, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और आपका संयुक्त काल। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका डी है, संयुक्त काल, ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो ये जो आपके होते हैं इन्हें कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इन्हें कारक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, इन्हें हम लोग कारक बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? तो देखो, चूड़ी अच्छी थी, तो यहाँ पर जो चूड़ी है और कह सकते हैं जो जोड़ा गया है ये योजक को दर्शा रहा है। अच्छी शब्द योजक को जोड़ दिया है कि चूड़ी अच्छी थी, अर्थात योजक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई जो आपकी क्रिया धातुएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिए, इन्हें हम लोग साधित सकर्मक धातु बोलते हैं। साधित सकर्मक धातु बोलते हैं। नया प्रश्न है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपका है सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। यहाँ पर देख सकते हैं अलंकार पूछा गया है और यहाँ पर शब्द की देख सकते हैं कि सारंग सारंग सारंग, है ना। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है और अर्थ अलग होते हैं, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, 7 का ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा? सी नंबर। अगला दिया है जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का स्थायी भाव, जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है भाई? तो ये होता है आपका विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, विभत्स रस। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो भाई दृष्टांत, चौपाई, दोहा और सोठा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दृष्टांत अलंकार होता है, ना कि छंद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये आपके मूल भेद जो आपके हैं वो आपके किसके अंतर्गत आपके हैं? तो ये आपके होते हैं आपके स्वर संधि में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपके स्वर संधि में होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं, वही आपके दिए हैं। अगला दिया है कि समास आपको बताना है कि पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में आपको बताना है कि कौन सा समास है। पथभ्रष्ट में बताना है तो पथ से भ्रष्ट अर्थात अलग हो जाना, और अलगाव की दृष्टि जो होती है वो आपके तत्पुरुष समास में होती है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो, ये संख्यावाची है और यहाँ पर कह सकते हैं प्रश्न आपके अपवाद के रूप में भी होता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक आयोग ने सही किया है वो आपके द्विगु समास को सही किया है। ठीक है, वैसे आपका अपवाद है क्योंकि कभी कभी बहुब्रीहि समास लगा देता है, क्योंकि अष्टाध्यायी होता है 8 अध्यायों का समाहार। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वैसे देखा जाए आयोग ने जो सही किया है वो आपके द्विगु को सही किया है मैक्सिमम। जैसे 2000 में कनिष्ठ सहायक परीक्षा हुई थी, तब भी आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो किस कृति पर? तो ये जो आपकी कृति है वो आपकी चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा के लिए इन्हें कह सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका मिला था 1961 में। ठीक है, 1961 में। अगला दिया है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा जो आपकी आती है वो आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली ये आपकी आती है ना, तो उसमें से ये जो आपकी भाषाएं हैं वो आपके सौर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो ये किस अपभ्रंश से? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। ऑप्शन का यहाँ पर ए हो जाएगा। और अगला दिया है यहाँ पर गद्यांश, है ना। गद्यांश को हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि गद्यांश तो आप अपने अकॉर्डिंग सही सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया है शुद्ध और अशुद्धि आपको बताना है कि किसमें आपका शुद्ध है या अशुद्ध, मतलब आपको अशुद्धि की त्रुटि करना है। ठीक है, 20 से 24। कह रहा रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है।
तो यहाँ पर हमने आपको कई बार पढ़ाया होगा कि जो आपका सबसे है और श्रेष्ठतम है, ये दोनों एक साथ आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबसे लगा है और श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब ही होता है सबसे श्रेष्ठ, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं सबसे लगाने की जरूरत नहीं थी, तो बी वाला यहाँ पर आपका त्रुटि है। अगला दिया है कि ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, यहाँ पर आपको त्रुटि बताना है। तो देख सकते हैं कि आपका दिया है प्रातः काल और आपका दिया है समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों चीज़ दिया है, प्रातः काल ऑलरेडी एक समय दर्शाता है, तो यहाँ पर समय को लगाना नहीं चाहिए था, इस कारण से बी आपकी गलती है। अगला दिया है कि जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, तो यहाँ पर देखो दिया गया है विसर्जन, ठीक है। सी वाले में ये आपकी त्रुटि है, विसर्जन नहीं होना चाहिए, क्योंकि विसर्जन एक क्रिया होती है, बल्कि यहाँ पर विशेषण का प्रयोग होना चाहिए विसर्जित। क्या होना चाहिए? विसर्जित का प्रयोग करनी चाहिए, जो कि एक विशेषण का कार्य करता है। तो इस कारण से यहाँ पर गलती क्या है? गलती आपकी विसर्जन की जगह विसर्जित होनी चाहिए था। अगला प्रश्न दिया गया है कि मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जिस बस से जा रहा था वो भरी हुई थी, यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। चलिए अगला दिया है उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो भाई शुद्ध गाय का घी आपने पढ़ा होगा कि शुद्ध घी का गाय, तो मतलब कह सकते हैं शुद्ध गाय का घी, ये तो गलत होगा। लिखा होता है कि उसकी दुकान पर शुद्ध जो घी मिलता है वो गाय का, मतलब कह सकते हैं इसे एक सेंटेंस बनाएं तो मिलेगा कि क्या बनेगा आपका? तो यहाँ पर बनेगा उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी, गाय का शुद्ध होता है ना, तो इसमें जो गलती हो आपकी बी वाले में गलती है। क्लियर हुआ? चलिए अगला दिया है कि यहाँ पर आपका दिया है 25 से 29, यहाँ पर कह सकते हैं कि कहावत संबंधी है। कह रहा है पत्थर को जोंक नहीं लगती। भाई पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है पत्थर को जोंक नहीं लगती? हठी, हठी ये कह सकते हैं निर्मम को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हठी या निर्मम को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि मतलब होता है क्या? विहंगम दृष्टि होता है आपकी सरसरी नज़र, ठीक है, सरसरी नज़र, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, और काटो तो खून नहीं मतलब होता है क्या? क्या होता है? भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ठीक है, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है एक आँख ना भाना, एक आँख ना भाना अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा? बिल्कुल अच्छा न लगना, बिल्कुल अच्छा न लगना, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा न लगना। अगला दिया है उंगली उठाना। उंगली उठाना मतलब क्या होता है भाई? उंगली उठाना मतलब होता है कि दोष की ओर संकेत करना, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दोष की ओर संकेत करना। और अगला दिया है यहाँ पर 30 से जो आपके 32 हैं, यहाँ पर कह सकते हैं वाक्यों में दिया गया है कि इनको आपको मिलान करना है। वैसे आप मिलान करना चाहते हैं तो मिलान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार से भी आ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक को बता दे रहे हैं, अदर आपको सॉल्व करना है। कह रहा है आपसे समय को परखने वाला। देखो यहाँ पर जो पहला आपका होता है ये आपका स्थिर होता है अपनी जगह, और ये भी स्थिर होता है, परिवर्तन इनमें होते हैं, इनको सेट करना होता है, अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर अगर इसे अरेंज कर लेंगे तो आपका यहाँ पर 1 नंबर आपको मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि समय को परखने वाला, समय को परखने वाला रंग से धनाद्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी बन जाता है। इस कारण से यहाँ पर यहाँ पर बनेगा कौन सा आपका? तो पहले हमने यहाँ पर बताया था रा वाला, है ना, फिर आपको बताया था कौन सा? यहाँ पर आपका या वाला, फिर इसको वा वाला, भी ला वाला, मतलब यहाँ पर आपका सी वाला आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला, ठीक है, क्लियर है। चलिए और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। देखो ये आप इसे अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं हम लोग। कह रहा आपसे छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी, और छत्तीसगढ़ी जो आपकी है वो आपकी आती है कौन सी? तो आपकी आती है पूर्वी हिंदी में। हमने आपको बताया था पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोलियां होती हैं, ABC, अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? बहुवचन के रूप में पूछा गया है, और बहुवचन में आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका ओ प्रत्यय होता है, ठीक है, कौन होता है? ओ प्रत्यय होता है, यह आपका बहुवचन के रूप में आपका होता है। तो ऑप्शन राइट आपका 34 से कौन हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र जो आपका है वो किस प्रकार का विशेषण है? कुशाग्र दिया है, कुशाग्र एक गुण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यहाँ पर गुणवाचक आपका हो जाएगा, ठीक है।
अगला दिया है इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। भक्तिकालीन में देखो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास होते हैं। यहाँ पर जो बिहारी हैं ये आपकी रीतकालीन है, ठीक है। आपकी बिहारी कौन है? रीतकालीन, अर्थात यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बिहारी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, कौन थे? तो पूछा गया है स्वतंत्र भारत, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन है, ये कह सकते हैं आपके प्रथम विधानसभा आपके अध्यक्ष रहे हैं। ये आपके बने कब से कब थे? तो ये आपके कह सकते हैं 1937 से लेके 1950 तक ये रहे थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? चलिए बताइए भाई, ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो याद रखिए, जैसे आपका आगरा है, धौलपुर है, मथुरा, मैनपुरी, एटा, ये आपकी जो सिटी हैं, ये जो आपके आते हैं ये निचली दोआब में आते हैं। कौन से दोआब में? निचली दोआब में आते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, निचली दोआब। अब देखो हमने बताया था गंगा है ना, यमुना के बीच का जो आपका है इसे दोआब बोलते हैं, या कोई भी दो नदी हो उनके बीच को हम लोग दोआब बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाले में है तो ये आपका ऊपरी दोआब हो गया, यहाँ पर जो नीचे वाला है आपका निचली दोआब हो गया, और लगभग सब जो पढ़ते हैं आपको यही क्षेत्र पर मिलते हैं, ठीक है। तो बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो ये आपके कौन थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, विशंभर दयाल, ठीक है। विशंभर दयाल थे, जो कि आपके 1977 से आपके 1982 तक रहे थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, आपके 1976, ठीक है। कब हुआ था? तो आपके 1976 का एक अधिनियम आया था, ठीक है, जो कि समय समय पर आपका संशोधित भी होता रहता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो राज्य पक्षी आपका कौन है? सारस, या कह सकते हैं आपका क्रॉच है, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है? ये क्वेश्चन जो बनेगा थोड़ा सा टफ कर देगा, तो ये पूछेगा कि ये पाया कहाँ जाता है? तो ये गंगा के मैदानी भागों और भारत की जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपकी कितनी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, आपके 9 हैं। कितने हैं भाई? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र आपकी पहचान की गई है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के काम की जाँच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना में की गई, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। देख सकते हैं कि आपके ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ठीक है। 2020 में पूछा गया अभी। तो ये जो आपकी समिति जो आपकी की थी, स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, 1993, ठीक है। कब की गई थी? तो आपकी 1993 में ये कह सकते हैं की गई थी, जो कि आपके विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभाग, इनकी संबंधित जांच के लिए आपकी की गई थी, ठीक है ना। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक आपका नहीं है? तो देख सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आपका कौन सा यहाँ पर नहीं है। 44 नंबर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपकी शारदा नहर है, इससे भी होती है, रामगंगा भी होती है, गंडक से होती है, लेकिन भाई वर्षाजनक से ये परियोजना आपकी नहीं है, जो कि सिंचाई के लिए भाई आपकी ये नहीं है। समझ में आ गया ना। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये बांध जो आपका है ऑप्शन बी, ये आपका रामगंगा बांध है, ठीक है। रामगंगा बांध है, और ये जो आपका बना था ये आपके 1978 में, ठीक है, 1978 में बना था। वहीं पर जो माता टीला बांध है इसकी ऊंचाई आपकी 46 मीटर है, और ये जो आपका बना था 1958 में बना था, ठीक है, 1958 में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रामगंगा बांध। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि आलू के उत्पादन में भारत में सबसे जो आपका कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का स्थान है वो आपका कौन सा? तो देख सकते हैं कि आलू के उत्पादन में जो आपका उत्तर प्रदेश है वो आपका अग्रणी रहता है, अर्थात कह सकते हैं कि आपका पहला स्थान है, ठीक है, पहला स्थान आपका है। और इसके बाद देखा जाए तो गन्ना है ना, गन्ने के उत्पादन में हो जाता है। अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में
केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थापित है? याद रखिए उत्तर प्रदेश में एक जगह आपकी है जो आपका गाजीपुर है, ठीक है। कहाँ पर? गाजीपुर में। तो गाजीपुर में जो आपकी है वो आपकी अफीम की फैक्ट्री है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार की, ठीक है, केंद्र सरकार की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, गाजीपुर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई अर्थात जो कपास है ना, तो कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपने कपास के बारे में सुना होगा। कपास की जो बुआई होती है वो आपकी कब होती है? तो ये जो आपकी होती है, याद रखिएगा, आपके अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ठीक है। कब होती है? तो अप्रैल के पहले पखवाड़े में ये आपकी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। और देखा जाए जो आपकी कपास होते हैं, तो जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, यहाँ पर आपकी कपास की खेती होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, अर्थात उत्तर प्रदेश जो आपका है ये सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो यहाँ पर दिया है केला, आम, अमरूद और पपीता। राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, आम के मामले में, ठीक है। आम के मामले में आपका है जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं पर देखा जाए कि महाराष्ट्र ये अमरूद का है, और बिहार जो आपका है वो लीची का होता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज, जो आपकी अनाज हैं, तो अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? मतलब वही कह सकते हैं कि जो अनाज फसलें आपकी उत्तर प्रदेश में वो आपकी देखो कौन सी, तो जो आपके कह सकते हैं कि प्रमुख पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर चावल तो साथ में सभी के हैं, तो चावल, गेहूँ और आपका जौ और मक्का। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। ये आपका हो जाएगा 52 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपकी कह सकते हैं प्रमुख फसल आपकी इसमें अंतर्गत में आती हैं, ठीक है। और प्रथम स्थान में देखा जाए तो प्रथम स्थान में गेहूँ, गन्ना, आलू, इसमें आपका पहला रहता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न, तो भाई खाद्यान्न का जो सबसे बड़ा उत्पादक है आपका कौन सा है? तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश। याद रखिए कौन सा आपका? तो उत्तर प्रदेश है जो कि खाद्यान्न के उत्पादन में आपका अग्रणी ही रहता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। देख लीजिए तराई क्षेत्र में है और जो सुगंधित आपकी चावल की किस्म है इसका नाम पूछा गया है। तो ये आपकी कौन सी है? तो ये है आपकी काला नमक, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था, देखो। तो काला नमक है ये आपके तराई क्षेत्र में अगर पूछे तो जगह एक पड़ती है सिद्धार्थनगर, नाम सुना होगा। सिद्धार्थनगर में आपकी उगाई जाती है आपकी ये चावल की फसल है, और ये सबसे अच्छे गुणवत्ता वाले चावलों में इसकी गिनती होती है, ठीक है। और अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से उत्पादक है किसका है? तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो आपका औरैया जिला है ये जो आपका उत्पादक है किसका? तो ये है आपके शुद्ध देसी घी का, ठीक है। किसका है आपके? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये शुद्ध देसी घी का आपका उत्पादक है, ठीक है। और ये पूछ ले अगर कि जो आपका औरैया आता है वो किस मंडल के तहत आ जाता है, तो आपके कानपुर मंडल के तहत आपका आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में रूप में जाना जाता है अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज कहा जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे हम लोग स्थानीय भाषा में मूंज कहते हैं। तो यहाँ पर इस शब्द का नाम जो बोली है वो आपका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका जो है आपका सरपत, ठीक है। याद रखिए सरपत है, तो यहाँ पर आपका ये सरपत यहाँ पर भरा जाएगा, जो कि देख सकते हैं कि ये स्थानीय बोली में सरपत बोलते हैं, और कई जगह ये जो आपके बोली जाती हैं आपके मूंज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा नरकुल या कह सकते हैं सरपत या मूंज, है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? जवाब देख लीजिए, गेहूँ, चावल, तिलहन और आपका कपास है। तो 57 का जवाब आपका कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? व्यापक रूप से पूछा गया है, तो व्यापक रूप से आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका डी नंबर, कपास। देखो कपास, यहाँ पर ये मत सोच लेना चावल,
हम क्या कह रहे हैं कि व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं उगाई जाती है, तो आपकी कपास नहीं उगाई जाती है, ठीक है। और व्यापक रूप से देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना ये आपको ढेर होते हैं, लेकिन कपास आपकी कह सकते हो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा आपका नहीं होता है। कपास की खेती के लिए आपकी कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? काली मिट्टी। और भाई काली मिट्टी कहाँ मिलती है? तो आपको जो मिलती है महाराष्ट्र मिलती है ना। तो गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पर आपको व्यापक रूप से उगाई जाती है, जो आपकी कह सकते हैं कौन सी? तो आपकी कपास होती है, ठीक है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो प्रथम स्थान पर है वो किस किस चीज़ में आपका होता है? तो गेहूँ, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी है, ये ढेरों चीज़ में आपका कह सकते हैं प्रथम स्थान आप रखता है, ठीक है। चीनी हो गया, शहद हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नींबू, और नींबू कहाँ पर होता है भाई? नींबू कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर। देखो नींबू या संतरा, ठीक है, नींबू हो या संतरा हो, तो सा से संतरा, सा से सहारनपुर हमने बताया था ना, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर हो जाएगा सहारनपुर और मेरठ, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत आपके यूपी में पैदा करता है? अर्थात तो भारत में जो गन्ना होता है तो उसके अनुसार से देखा जाए तो प्रतिशत के आधार पर आपके यूपी में जो होता है वो आपका कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका 25 से 40%, ठीक है। कितना हो जाता है भाई? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 25 से 40% ये आपके उत्तर प्रदेश में हो जाता है। वहीं पर देखा जाए कि एवरेज में देखा जाए गन्ना में, तो आपका उत्तर प्रदेश लगभग आपका जो होता है वो 41%, ठीक है, महाराष्ट्र 20%, कर्नाटक 10%, तमिलनाडु 19.94%। तो इनमें से आपने देखा मैक्सिमम जो आपका कौन सकते हैं वो आपका कौन सा है? तो आपका यूपी है, लगभग 40-41 के एवरेज में आपका होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया था आम के मामले में आपको कौन है? तो आपका उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका कर्नाटक, बिहार, गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन से स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये भी स्थान आपका कौन सा होगा भाई? तो प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपका प्रथम स्थान पर आपका है, ठीक है। कि किस महामारी ने भारत सहित संपूर्ण विश्व में तबाही मचा रखी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी कौन सी महामारी है? तो ये आपकी कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 है, सभी को पता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि कोविड-19 नामक महामारी किस देश से प्रारंभ हुई? किस देश से प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर आपका चीन, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है कि कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति चीन के किस शहर से मानी जाती है? तो देखो इसके बारे में आप लोग इतना जान गए हो, है ना, इसलिए आपको ये सरल लग रहा है ना। अगर ये लॉकडाउन वगैरह ना होता तो हो सकता है कि ये चीज़ आप ना समझ पाते, है ना। तो ये जो क्वेश्चन आपका है कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति चीन के किस शहर से, तो ये जो शहर है आपका वुहान शहर है, ठीक है, वुहान शहर है। और राजस्थान बीएड एग्जाम में यही प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है, सेम टू सेम यही प्रश्न आपका आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे कि कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 किस संस्था ने रखा? कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 किस संस्था ने रखा है? तो याद रखिए ये कौन सा है? तो आपके WHO ने, ठीक है, WHO ने, ऑप्शन आपके यहाँ पर ये हो जाएगा WHO। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने के लिए भारत में लॉकडाउन फर्स्ट की घोषणा कब से कब तक की गई? तो देखिए लॉकडाउन फर्स्ट की जो घोषणा की गई थी वो आपकी कब से कब तक की? तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, सभी लोग जवाब दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, सी नंबर 23 मार्च से 14 अप्रैल, ठीक है, 23 मार्च से 14 अप्रैल तक आपको कह सकते हैं लॉकडाउन फर्स्ट की घोषणा आपकी की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों में प्रमुख हैं। दिशा निर्देशों में आपके क्या थे? तो हाथों की साबुन या सैनिटाइजर से रेगुलर सफाई, नाक एवं मुंह को मास्क या कपड़े से ढके रहना, सोशल डिस्टेंसिंग या आपकी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। यहाँ पर सभी क्या है? तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि ये सभी आपके हैं, ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करने वाले केंद्र सरकार के ऐप का नाम बताइए। ये ऐप आपका लॉन्च किया गया था,
है ना। तो ये आपका ऐप कौन सा आपका है, तो ये आपका आरोग्य सेतु, ठीक है। कौन सा आपका है, आरोग्य सेतु है। ऑप्शन आपको यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में हैं, किस राज्य में हैं। तो ये आपके कहाँ पर पड़ती हैं, तो आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती हैं, तो आपके महाराष्ट्र में पड़ती हैं। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है। नीति आयोग नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। नीति आयोग, इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी, ये आपकी 1 जनवरी 2015 को, कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपके कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 9 का। तो 9 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। काफ़ी लोग जवाब आ चुके हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, कि एक सलाहकार देने वाला निकाय है। क्या है आपका, एक सलाह देने वाला आपका निकाय है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बी वाला लगा रहे हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि जो नीति आयोग है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जवाब आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन जो किया जाता है वो आपके आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, इसके तहत होता है। और ये जो आपका अधिकार है ये किसके पास, तो ये संसद के पास कार्य का। याद रखिए कि अगर संशोधन करना है संविधान में तो ये संसद कर सकती है, और 368 आर्टिकल के तहत कर सकती है, ठीक है। अगला है दूध का दही में परिवर्तन होता है। दूध का दही में परिवर्तन, तो भाई दूध का दही में परिवर्तन जो आपका होता है वो आपके किसके द्वारा, तो उसमें पाए जाने वाले जीवाणु के द्वारा, ठीक है, जीवाणु के द्वारा होते हैं। मतलब दूध का दही में परिवर्तन जो होता है एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें जीवाणुओं द्वारा आपका एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है और दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्लियर हुआ। चलिए अगला है सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा, तो भाई सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका कौन सा है यहाँ पर, तो राइट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन होगा ना, क्योंकि सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन तो होता है ना, तो उसी से आपको ऊर्जा मिलती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, जवाब क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर ये पूछता कि भारत का वर्तमान में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो हम लोग जवाब देते किसका, आपके यहाँ पर कंचनजंगा को, ठीक है। यहाँ पर दिया भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका कौन है, तो ये आपका है जो आपका गार्डविन ऑस्टिन है, ये हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का जवाब है वो आपका डी होगा। हमने एक पॉइंट बताया अपवाद। अपवाद क्या है कि वर्तमान में जो आपका K2 है वो आपकी पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है। तो भाई अगर ये पूछ लेता कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर वर्तमान में कौन है, तब हम आंसर ये लगाते। ऐसे जो आपका सिंपल दे दिया है तो हमको जवाब कौन लगाना है, डी लगाना है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि जो ये शिखर है ये आपके पाकिस्तान के मतलब अंडर में है, इस कारण से ये वर्तमान में पाकिस्तान में पहुंच गया है। इसी कारण हम बोल रहे हैं कि अगर ये कोई प्रश्न पूछ लेता कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर वर्तमान में कौन सा है, तब हम लोग फिर वर्तमान में लगाते तो कंचनजंगा, लेकिन ऐसे हम सिंपल से कौन लगाएंगे, डी लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके CPU को। किसको कहा जाता है भाई, तो आपके CPU को कहा जाता है। CPU मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को एकत्रित करता है और संयोजित करके संपूर्ण प्रणाली को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला दिया गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो भाई संशोधन एक ही लोग कर सकते हैं, कौन, तो आपकी संसद, ठीक है। कौन कर सकते हैं, संसद ही कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। राज्य की विधानसभा के सत्रावान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है,
तो भाई ये किसके द्वारा दिया जाता है, 16 का जवाब देना है। और यहाँ पर 16 का जवाब आप क्या बनेगा, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था, किस ग्रीक शासक को हराया था। तो ये जो हराया था आपके किसको, तो आपके सेल्यूकस निकेटर, है ना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए नंबर, सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है, जो आपका 305 ईस्वी पूर्व में जो आपका यूनान शासक था, ग्रीक शासक, इसे आपका हराया था, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में जो आपका तत्व होता है कौन सा, तो पत्तियों में जो पाया जाता है वो आपका मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, मैग्नीशियम, बी वाला आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल को हम लोग कितने नाम से, हरित लवक या पर्णहरिम के नाम से जानते हैं। पर्णहरिम की उपस्थिति में ही ये क्रिया आपकी संपन्न होती है, ठीक है। अगला दिया है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बहुत पुराना आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर अभी भी पूछा जाता है। तो याद रखिए आपके वित्त सचिव के, ठीक है, किसके होते हैं, आपके वित्त सचिव के होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है। किस ताप पर जल का जो आपका घनत्व है अधिक होता है। तो यहाँ पर अधिक की बात किया है ना, अधिक की बात किया है, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी से और बनता है, किससे, इसी वाले से बनता है कि जल का न्यूनतम आयतन, ठीक है, न्यूनतम आयतन, तो न्यूनतम आयतन भी इसी में होता है। देखो घनत्व तो अधिक है, तो ये न्यूनतम आयतन की बात करेंगे तब भी आंसर यही होगा। घनत्व और आयतन में बहुत बड़ा अंतर है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो न्यूनतम आयतन पूछे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर ये पूछे कि अधिकतम घनत्व तो भी आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुए 2 क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। जिला पंचायत, तो भाई जिला पंचायत जो कि संविधान में एक आर्टिकल दिया गया अनुच्छेद 243 का चा, इसके अनुसार जिला पंचायत के सदस्य होने के लिए जो उम्मीदवार है उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपको हो जाएगा। ये जो आर्टिकल आपका कौन है, तो 243 का चा, ये आर्टिकल में दिया गया है। अगला दिया है कि पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है। पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है, 22 का जवाब देना है। 22 का जवाब, तो याद रखिए पुलिस अधिकारी में जो मतलब पुलिस विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता है उसे हम लोग बोलते हैं डीजीपी। क्या बोलते हैं भाई, डीजीपी बोलते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। किस नगर में आपके स्थित है, सिंपल सा है, कई बार आपने आपको यूपी जीके में पढ़ाया है। तो ये कहाँ पर है आपके, तो ये आपके लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। और यही जो आपका है इसे डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया था 2001 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। रेड स्क्वायर, तो रेड स्क्वायर जो आपका स्थित है कहाँ पर भाई, तो ये जो आपका स्थित है ये स्थित है आपके मॉस्को में। कहाँ पर है, आपके मॉस्को में है। रेड स्क्वायर कहाँ पर है, मॉस्को में। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला दिया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर आपके है, तो ये आपके कहाँ पर है भाई, ये कहाँ पर है, तो ये है आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ पर आपके है, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। अच्छा, ये पूछ लेता कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो क्या जवाब देते, तो वो तो आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपके भारत में है ना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपके है वो आपके भारत में, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आपकी हुआ आपके कहाँ पर, तो आपके न्यूयॉर्क में है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी। तो भाई किसके शासनकाल में हुई थी बंगाल विभाजन की घोषणा, तो 26 का जवाब बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी,
ये लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है, किसके समय आपकी हुई थी? तो भाई लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा आपकी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो शासनकाल है लॉर्ड कर्जन का, वो शासनकाल कितना चलता है? तो ये आपका 1899 से 1905, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई? भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो की गई थी वो आपकी कब की गई थी? तो ये की गई थी 1872 ईस्वी में, ठीक है, 1872 ईस्वी में। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1872। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि विधिवत या कह सकते हैं निरंतर, विधिवत या निरंतर बोल देता तो हम जवाब लगाते कि इसको 1881 में, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो आपकी हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और विधिवत ये कह सकते हैं 10 साल में जो आपकी जनगणना की स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी 1881 में, और इस समय जो थे वो लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। क्लियर हुए? दोनों प्रश्न क्लियर हुए। चलिए अगला दिया है कि खट्टे फल कौन से विटामिन का स्रोत होते हैं? खट्टे फल, तो सिंपल सी बात है, खट्टे फल जो आपके हैं और खाने में सभी को अच्छे भी लगते हैं, है ना। तो खट्टे फल में जो आपका विटामिन होता है वो आपका होता है विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो आपका होता है एक मापक है, कैरेट जो आपकी है वो सोने की माप बताता है, ठीक है, शुद्धता बताता है। तो आपका हो जाएगा बी नंबर, 24 कैरेट का होता है, ठीक है, 24 कैरेट का होता है। और याद रखिए जो आपके आभूषण वगैरह बनते हैं ना, ये शुद्ध सोने के नहीं बनते हैं, ठीक है, शुद्ध सोने के नहीं बनते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें तांबा भी मिला दिया जाता है। तो लगभग 18 जो मतलब बनते हैं, लगभग 18, ठीक है, 18 ही % आप मतलब 18 कैरेट का ही सोना उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और शुद्ध सोना का मिला देंगे ना तो इतना मुलायम होता है कि वो पता नहीं कब टूट जाएगा, पता नहीं चलेगा, इसलिए उसमें तांबा मिला दिया जाता है। और लगभग आपके 22, ठीक है, 22 कैरेट की जो आपकी स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं ना भारत तरफ जो, तो वहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है, निम्न से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त जो आरंभ किया गया था वो किसके शासनकाल में? तो ये किया गया था आपके 1793 में किया गया था। किसके? 1793 में। और इस समय जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे आपके? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? देख सकते हैं ये टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा है ना। तो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले आपके कौन हैं? तो आपके सचिन तेंदुलकर हैं। और सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट कैरियर की जो शुरुआत किया था वो आपकी 1989 से किया था, ठीक है, 1989 से। और सचिन तेंदुलकर ने लास्ट टेस्ट मैच जो खेला था वो आपके सन 2013 में खेला था, ठीक है। और इन्होंने अपने कैरियर में 200 टेस्ट मैच खेला है। और इसके दौरान देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाया था, ठीक है। और इनमें से 51 शतक और आपके 68 अर्धशतक इन्होंने लगाया था। अगला प्रश्न आपका दिया है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में? तो ये आपके होते हैं 6 क्षेत्र, ठीक है, 6 क्षेत्र आपके होते हैं। तो ये 6 क्षेत्र आपके कौन? तो आपके भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, ठीक है, और आपका अर्थव्यवस्था। तो इनमें से एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि 5 ऐसे आपके क्षेत्र हैं जिनको कह सकते हैं पुरस्कार जो मिलता है वो नोबेल फाउंडेशन वाला द्वारा मिलता है। ये 5 क्षेत्र आपके भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और साहित्य और आपका शांति। इन 5 के लिए जो मिलता है पुरस्कार वो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। लेकिन एक आपका जो कह सकते हैं क्षेत्र है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के लिए जो आपको पुरस्कार मिलता है ये मिलता है आपके सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा मिलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2020 के जो नोबेल पुरस्कार हैं उनको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला है कि किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो ये थी आपके जहांगीर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा भाई? कौन सा जवाब? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 33 का
बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में जो आपकी चित्रकला थी वो आपकी कह सकते हैं आपकी चरम पर थी, ठीक है। और इस काल में छोटे आकार के जो आपके चित्र वगैरह हैं बनाने की परंपरा आपकी शुरुआत आपकी हो चुकी थी, ठीक है। और मंसूर, मनोहर, गोवर्धन, ढेर सारे आपके यहाँ पर कह सकते हैं चित्रकार भी थे। और अगले प्रश्न को आते हैं। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जो आपका है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दिया है कि बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार होता है, तो बखीरा पक्षी विहार जो आपका है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये बखीरा पक्षी विहार खीर जो आपका है ये आपके कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपके संत कबीर नगर में। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार, ठीक है। अगला दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर क्राइम के लिए दंड स्वरूप कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो साइबर क्राइम से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हैकिंग वगैरह होता है ना, तो ये आपके साइबर क्राइम में ही आते हैं। और इसके लिए जो आपकी सज़ा का प्रावधान किया गया है ये आपका किया गया है आपके न्यूनतम 3 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम 3 वर्ष। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 3 वर्ष। अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 36 नंबर। तो 36 का जवाब क्या बनेगा? तो 36 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? जीएसटी बिल को पारित करने वाला जो राज्य है वो आपका कौन है? तो याद रखिए सर्वप्रथम राज्य जो बना था ये आपका बना था आपका असम बना था। ऑप्शन आपको यहाँ पर डी हो जाएगा असम। अगला प्रश्न आपका है कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना जो की थी ये आपकी कब की थी? तो याद रखिए जुकरबर्ग ने किया था 2004 में, ठीक है, 2004 में किया था। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा।